हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा क्लास 11 केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हेडिंग डाल लीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है। आप देखिए, एक श्वेत प्रकाश की जब किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 कलर में विभक्त हो जाती है, 7 कलरों में विभक्त हो जाती है। याद है ना, विब, ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है ना, 7 कलरों में विभक्त हो जाती है। तो इसको जो है, जो दर्शाना है हमारा, जो दर्शाना है ना इसको, ये हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, इसको कहलाता है स्पेक्ट्रम। तो ये जो रंग दिखाता है ना यहाँ पे, वो स्पेक्ट्रम होता है। तो यही समझना है हमको ध्यान से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। तो देखिए क्या था कि जो एटॉमिक मॉडल था नील्स बोर का, नील्स बोर ने ये किया था, उसी के बेस पे, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेस पर ही उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। तो सबसे पहले हमें उनका एटॉमिक मॉडल याद होना चाहिए या पता होना चाहिए। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है या बोर का एटॉमिक जो मॉडल है वो देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखना। ठीक है ना। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ कि बोर ने क्या किया, एक ऐसे इसके अंदर एक गैस भर दी और उस पर एक वाइट, सफेद किरण डाली, प्रकाश किरण डाली। तो विब, ग्योर, ये कलर मिलने चाहिए थे, 7 रंग मिलने चाहिए थे इनको। ठीक है ना। तो जब उन्होंने यहाँ पे एक गैस ली और उस पे जो है उन्होंने एक श्वेत प्रकाश की किरण डाली, तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि इन 7 रंगों में से ये 4 रंग गायब थे। ऊपर के 4 रंग विब, ग्योर में से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन गायब थे, येलो, ऑरेंज, रेड आ रहा था। फिर उन्होंने दूसरी गैस ली, तब उन्होंने देखा कि उसके अंदर से येलो, ऑरेंज, रेड गायब थे, केवल वायलेट और इंडिगो कलर आ रहा था, रंग आ रहा था। फिर उन्होंने तीसरी गैस ली, ऐसे करते गए, उन्होंने देखा कि ब्लू और ग्रीन कलर की गैस दिखाई दी। ठीक है ना। तो ये बात उनको समझ में आई और उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको हम बोर का एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। और उन्होंने इसमें देखा कि जो किरणें हैं हमारी, यहाँ से जो यहाँ से किरण डालने पे जो निकल रहा है यहाँ पे, वो एक वेव लेंथ के रूप में, अर्थात यानी कि एक लाइट के रूप में, एक लाइट के रूप में यहाँ उनको दिखाई दिया। यहाँ पर उन्होंने प्रकाश की किरण डाली, स्पेक्ट्रम जो उन्होंने अपनाया, स्पेक्ट्रम में देखा उन्होंने जो है यहाँ पे इतने सब गायब थे, और जो यहाँ पे कलर आ रहा था वो एक वेवलेंथ के रूप में, यानी कि एक लाइट, यानी कि एक प्रकाश के रूप में वो दिखाई दे रहा था। और ये किरणें जो एक गुच्छे के रूप में दिखाई दे रही थी, एक झुंड के रूप में दिखाई दे रही थी, एक साथ में। ठीक है ना। कई जगहों में, कई गैसों में ये चीज देखी उन्होंने, अलग अलग कलर में। तो उन्होंने जो है इसी के बेस पे एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, जो फिगर होता है, मैं वो फिगर बनाऊंगा
ठीक है ना। या मैं उससे पहले कुछ मैं आपको बातें लिखा देता हूं, फिर मैं वो फिगर बनाऊंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ठीक है ना। उसमें कुछ श्रेणियां आती हैं, उन श्रेणियों के बारे में लिखा देता हूं, फिर वो मैं चित्र बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए पहले लिख लीजिए उसको, लैंग्वेज को लिख लीजिए पहले आप। जब लैंग्वेज को लिख लेगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। देखिए पहले हेडिंग डालिए लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है ना। लिखिए पहले इसमें, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहली कक्षा में जाता है तो उत्सर्जित होने वाली तरंगे जिस श्रेणी में जाती हैं उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से पहली कक्षा में जाता है तो उत्सर्जित होने वाली तरंगे जिस श्रेणी में जाती हैं उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। लिख गया, हो गया। चलिए आगे नोट करिए, नंबर 2 हेडिंग डालिए। याद रखना बेटा, ये आपको याद रखना है, ये श्रेणी लाइमन के बाद में हेडिंग डालिए बाल्मर, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। उसमें लिखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरी कक्षा में जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरी कक्षा में जाता है तो उत्सर्जित होने वाली तरंगे जिस श्रेणी में होती हैं, जिस श्रेणी में जाती हैं, ऐसे लिख लेना, जिस श्रेणी में जाती हैं उसे बाल्मर श्रेणी कहते हैं। नंबर 3 पास्टन श्रेणी, पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। इसमें लिखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरी कक्षा में जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरी कक्षा में जाता है तो उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगे जिस श्रेणी में जाती हैं उसे पास्टन श्रेणी कहते हैं। नंबर 4 लिखिए, नंबर 4 लिखिए ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी में लिखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चौथी कक्षा में जाता है तो उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगे जिस श्रेणी में जाती हैं उसे ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं, उसे ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं।
नंबर 5 फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी सीरीज, फुंड सीरीज, फुंड सीरीज। जब कोई इलेक्ट्रॉन, इसमें लिखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वीं कक्षा में जाता है तो उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगे, तो उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगे जिस श्रेणी में जाती हैं उसे फुंड श्रेणी कहते हैं, उसे फुंड श्रेणी कहते हैं। नंबर 6 लिखिए, हम फेरी, हम फेरी श्रेणी। हम फेरी श्रेणी जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 6ठी कक्षा में जाता है तो उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगे जिस श्रेणी में जाती हैं उसे हम फेरी श्रेणी कहते हैं, उसे हम फेरी श्रेणी कहते हैं। हो गया? देखिए बिठा दे इसको, ये देख इधर यहां बना देता हूं मैं। देखिए ये देखिए मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना रहा हूं, ठीक है ना। आप बुक में बना होगा, आप अच्छे से बना लेना उसको, ठीक है। ऐसा लाइन खींच लीजिए। ये जो है आपको ऊर्जा स्तर और ये वाली जो है कोष, ठीक है। इनके बीच का स्पेस कम होता जाता है, ठीक है। देखिए इसको समझिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन ये है ना नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब देखिए क्या हुआ कि ये वाला जो एटम है इसको मैंने हीट कर दिया। जब मैंने इस एटम को हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर क्या हुआ कि आपको पता है कि ये KLM, इसके आगे N आएगा हमारा, ठीक है ना। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं कक्षा थी ना। तो पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ हमारे द्वारा जो इसको ऊष्मा दी जा रही है, इसको हीट किया जा रहा है, एनर्जी दी जा रही है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और जैसे एनर्जी पाएगा उसके पास शक्ति आ जाएगी, पावर आ जाएगी। जानते ना एनर्जी क्या होती है। तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कूदकर अंतिम कोष में पहुंच जाएगा, मतलब अपने आगे वाले कोष में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो चुकी है। वो हर कार्य कर सकता है क्योंकि उसके पास एनर्जी अधिक है, ठीक है ना।
तो एनर्जी जब अधिक हो गई तो वो अब अगली कक्षा में कूद गया। इलेक्ट्रॉन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या खास बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर में रहना चाहता है हमेशा, और वो था निम्न ऊर्जा स्तर में, लेकिन उसको एनर्जी मिली, थोड़ा लालच आ गया, एनर्जी ले ली उसने। जैसे एनर्जी उसने ली वो थोड़ा दूर चला गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि घर में कोई इंसान, जैसे कि आप घर में है, कोई बच्चा चाहे होता है ना, तो आपको घर में कहता है, जिद करता है कि मैं बाहर जाऊंगा, घूमने जाऊंगा या उनके साथ जाऊंगा। जब जाता है तो वहां पे पापा ने उसको लिवा लिया, तो भाई स्टार्टिंग में थोड़ा एनर्जी थी उसके अंदर, तो वो बहुत खुश होकर आपके साथ चला जाता है छोटा बच्चा। लेकिन जब आप वहाँ पहुंच जाते हैं फिर थोड़ी देर बाद वो रोने लगता है, ठीक है ना, फिर मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एनर्जी तो पा गया, उत्तेजित हो गया और निकल भी गया वहाँ बाहर से, मतलब अपनी इच्छा से निकल के दूसरे इच्छा में चला गया। लेकिन वो स्थायी कहाँ है? बच्चा कहाँ अच्छे से रहेगा? अपने घर में मम्मी पापा के पास में। तो वो स्थायी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है? निम्न ऊर्जा स्तर में। निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन हमेशा बहुत ही स्थायी रहता है। क्यों? क्योंकि वो नाभिक के पास में रहता है, तो न्यूक्लियस का अच्छा खासा उस पर अट्रैक्शन रहता है, आकर्षण बल से अच्छा रहता है, लगा रहता है उस पर। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके गया था, एनर्जी ज्यादा थी, तो वो जो एनर्जी लेके गया था तो वो यहाँ पर अपनी स्थिति पे आने के लिए वो जो उसके पास एनर्जी जो एक्स्ट्रा थी एनर्जी, वो एनर्जी जो है अपने वो यहाँ से निकाल देता है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी उसी कक्षा में जहाँ से वो गया था वहां तक आने में, क्योंकि यहाँ इसको आने के लिए एनर्जी कम चाहिए, यहाँ पर रहने उसकी एनर्जी कम है होनी चाहिए, लेकिन उसके पास ज्यादा है। तो अगर इसको यहाँ पे आनी है तो उसके पास जो एनर्जी एक्स्ट्रा है उसको वो छोड़ के आनी पड़ेगी। तो वो ये एनर्जी क्या करता है कि जो इसके पास एनर्जी इसने यहाँ से ली थी, जो मैंने इसको दी थी, वो सारी की सारी एनर्जी त्याग देता है, मतलब निकाल देता है अपने अंदर से, और वो यहाँ पे आ जाता है। तो जो ये एनर्जी निकालता है वही एनर्जी जो है विकिरण के रूप में या लाइट के रूप में या वेव के रूप में, लाइट कह सकते हो, लाइट के रूप में बाहर निकलती है। वो मैं दिखा, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करते हैं, तो सभी में ऐसा नहीं होता है, कुछ सभी ने कुछ। इसीलिए मुझे जो यहाँ पे कुछ कलर दिखाई दे रहे थे, कुछ कलर नहीं दिखाई दे रहे, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहे थे कि सभी ये नहीं करते हैं, कुछ ही करते हैं, ठीक है ना। जिनको एनर्जी मिल जाए वो आगे वाली कक्षा में चले जाते हैं, एनर्जी ले अगले वाली कक्षा में चले गए, लेकिन अगली वाली कक्षा में गए लेकिन वो अस्थायी है। स्थायी कहाँ है? वो कम एनर्जी वाले कक्षा में स्थायी रहते हैं, तो इसलिए वहां पर पुनः आना चाहते हैं, और पुनः आने के लिए उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो अपनी एनर्जी को दान कर देते हैं। जब एनर्जी दान करते हैं तो वही एनर्जी जो है उनकी एक प्रकाश के रूप में बाहर निकलती है, जो हमें दिखाई देती है लाइट के रूप में। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम में जो हमने देखा था ना कि कुछ किरणें, कुछ रंग कलर आ रहे थे, कुछ रंग नहीं, कलर नहीं आ रहे थे, कुछ प्रकाश का कलर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई, तो उसका यही रीजन था। बोर ने बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दिया, इससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से समझा दिया अच्छे से। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से पहले गया, फिर आया कहां पे है? कहां पे आया? बोलो। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, ठीक है ना। तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, ठीक है ना। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। पॉइंट देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने कोष मान लिए हैं। तो देखिए पहले कोष से, मतलब 8वें कोष से वो पहले कोष में आ गया, और 7वें में होगा तो 7वें से पहले में आएगा, 6ठे में हुआ तो 6ठे से पहले में आएगा, हो सकता है 5वें में हो तो 5वें से हो सकता आ जाए, 4थे में हो सकता है, 3रे में हो सकता है दूसरे से। तो इस श्रेणी को सबसे पहले लाइमन ने देखा था, ठीक है ना, लाइमन ने, इसलिए इस श्रेणी को कहा गया लाइमन श्रेणी, ठीक है ना। और ये जो है
जो किरणें हमारी होती हैं ये परावैंगनी किरणें के बोली जाती हैं। किरणें, ठीक है ना, परावैंगनी किरणें इनको बोलते हैं। हो गया, ये ऐसे बनाना है आपको। फिर अगला जो था वो कहां पे था, दूसरी कक्षा में आएगा, क्योंकि ये तो हो चुका है। तो अगला वाला जो है उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरी में आ गया, सातवें का हो गया। सातवें का हो गया, छठे का हो गया, ये पांचवें का आ गया, चौथे का, और ये तीसरे का। तो इस श्रेणी को नाम दिया गया आपका बाल्मर श्रेणी। बाल्मर सीरीज कहा गया इसको, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से तीसरी कक्षा में यही हुआ, आठवीं से, सातवीं से, छठवीं से, पांचवीं से, और फिर चौथी से, ठीक है ना। लाइमन, बाल्मर, बामर, पाश्चर, ठीक है ना, पाश्चन। ओके, आगे देखिए, तीसरे चौथी पे आएगा, हो गया। फिर पाश्चन के बाद में श्रेणी कौन सी थी हमारी, ब्रैकेट, ठीक है ना। कौन सी श्रेणी थी, ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज, ठीक है ना। इसके बाद में फिर कहां से आएगा, यहां से आएगा इस पे, हो गया। इसको मैंने क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था मैंने, फुंट, फुंड सीरीज, ठीक है ना। फिर छठवीं पे आएगा, हो गया। फुंड के बाद मैंने कौन सी श्रेणी दी थी, हम फेरी, हम फेरी सीरीज दी थी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। ऐसे किरणें वहां पे दिखाई दे रही थी, ठीक है ना। ऐसे किरणें झुंड के रूप में, एकदम एकदम झुंड के रूप में, ठीक है ना। हो गया। ये जो किरणें थी वो थी दृश्य, दृश्य किरणें, ठीक है ना। दृश्य किरणें ये दिखाई दे रही थी बाल्मर वाली, ठीक है ना। और इनको बोलते हैं अवरक्त किरणें, इनको बोलते हैं अवरक्त किरणें, ठीक है ना, अवरक्त किरणें। ये स्पेक्ट्रम है। तो इसको आप कलर्ड से बनाओगे ना तो और भी अच्छा लगेगा। और कलर्ड जानते हो ना कैसे यूज करने हैं आपको, कलर्ड पेन से बनाओगे और भी अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, ठीक है ना, समझ में भी अच्छे से आएगा। हो गया, नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए फटाफट, ना दे, चलिए पहुंच के बना लेना, ठीक है ना। इसके आधार पर उन्होंने एक सूत्र निकाला था बोर ने, वो मैं सूत्र बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ कैसे निकला था, ठीक है ना। तो इसके इसी के नीचे लिखना आप लोग, ठीक है ना। माना इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में, ठीक है ना, कूद कर जा रहा है, ठीक है ना।
इसलिए या अतः, इसलिए लिख लो अच्छा रहेगा, इसलिए ये वर्ड सही रहेगा, इसलिए। तो एनर्जी आपने देखी, न्यूक्लियस पहली दूसरी, पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है। तो ये जो ये वाला पॉइंट, इतना जो स्थान जो ये है, तो ये जो एनर्जी लेवल है, अंतर ना डिफरेंस, इसको बोलते हैं डेल्टा ई। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, है डेल्टा ई। डेल्टा ई होता है E2 माइनस E1, ये पहली और दूसरी कोस के बीच की जो डिफरेंस है ना, इनमें जो एनर्जी होगी। ठीक है ना, यहां से कूदकर इसमें जा रहा है। ठीक है ना, कूदने में कितना लगा ना, वो एनर्जी खर्च करेगा ना भाई। जंप करनी है तो कितनी लंबी मुझे कूदनी है, तो वही तो एनर्जी उसी के हिसाब लगाओगे ना। तो यहाँ पे देखे ये हो जाएगा डेल्टा ई बराबर EN2 माइनस EN1। ये N1 N का कोस के लिए, पहली कोस के लिए, दूसरे कोस के लिए। ठीक है ना, इतना याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, डेल्टा ई बराबर, ये कुछ मैं बातें आपको आगे कराऊंगा, समझाऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, जितना आप देख लेना चाहे। ये EN2 का जो मान है 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर है। ठीक है ना, इसका मान माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन वन स्क्वायर। डेल्टा ई बराबर -13.6 जेड स्क्वायर N2 माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर N स्क्वायर। ये गुणा में बेटा है, गुणा में 13.6 कामन, क्या बचा यहाँ पे, जेड स्क्वायर कामन, क्या बचा -1/N2 स्क्वायर प्लस 1/N1 स्क्वायर। डेल्टा ई बराबर 13.6 जेड स्क्वायर, ये प्लस वाला पहले लिख लूंगा और माइनस वाला बाद में। ठीक है, हो गया, इतना पॉइंट समझ में आया। आगे देख लीजिए, यदि डेल्टा ई बराबर HC बटे लेमडा, प्लांक कांस्टेंट, और C जो है प्रकाश का वेग, यानी कि लाइट का जो वेग है वो कितना है। डेल्टा ई का मान यहाँ रख देता हूं। ठीक है ना, डेल्टा ई का मान क्या है हमारे पास, HC बटे लेमडा, तो क्या मिलेगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। क्या करता हूं, थोड़ा कुछ सरल बनाता हूं। सरल बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, HC से गुणा HC से भाग, HC कट जाएगा, बचेगा 1/लेमडा 1/HC इंटू 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। 1/लेमडा बराबर 13.6 HC जेड स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है ना, क्लियर। 1/लेमडा बराबर 13.6 H और C दोनों, ये दोनों एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर आप चाहें तो यहां लिख देना 13.6 बटे HC होता है R के बराबर। R को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और वो क्या बोलते हैं, रिडबर्ग
कांस्टेंट, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है हमारा आर, ठीक है ना। रिडबर्ग होगा, वाई होगा बेटा, सही कर लेना। रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है ये हमारा, क्लियर। इसके स्थान पर रख दीजिए 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला निकल आया, सूत्र निकल आया, ठीक है ना। यहाँ पे आप किताबों में अगर हो सकता है आपका एच दिया हो ऐसे आर एच, तो वही चीज है हमारी, ठीक है ना। जैसा भी आपको समझ में आया वैसा लिख लेना, ठीक है ना। बस एक चीज और लिख लीजिए इसमें, आर की जो वैल्यू है 1.06 × 10⁻⁷ मीटर की पावर -1, ये आर की वैल्यू होती है। याद नहीं कर रही, मैंने बता दी है, ठीक है ना। क्वेश्चन जब होंगे आपको तो मैं एक, या सॉरी 9 होगा, 9 होगा बेटा, 9 1.09 होगा, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है याद नहीं करनी है, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊं कैसे इसको बिना याद करे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। बनाएंगे, समझाएंगे, ट्रिक देंगे, दे देंगे, शॉर्टकट कर देंगे इसको। हिंदी में पूरा नोट कर लो।